इन दिनों मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ वो खलील जिब्रान की ये किताब है, द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ खलील जिब्रान, 12 बुक्स इन वन ऑमनिबस एडिशन। इसके अंदर उनकी लगभग नहीं 12 उनकी जो किताबें हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें द प्रॉफिट भी है, सैंड एंड फोम नाम से उनकी एक चर्चित किताब है, द वांडरर है, और एक आखिरी किताब भी है द ब्रोकन विंग्स के नाम से। तो इसको पढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अनुवाद भी इस बीच में हो सके। मित्रों, हम सब जानते हैं कि खलील जिब्रान की बात करना एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को याद करना है जिसकी वर्सेटैलिटी कमाल है। कमाल इस अर्थ में है कि वे एक जन्मजात कलाकार थे। मैंने उन्हें पढ़ते हुए ही जाना कि वे अपने बचपन में ही चित्रकारी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो वो चित्र बनाते थे और इतने बेचैन रहते थे चित्र बनाने के लिए, चित्रकारी करने के लिए, कि कई बार जब उनके घर में कागज खत्म हो जाता था तो वे घर से बाहर निकल जाते थे। और बाहर निकलने के बाद वो जो ताजा जो बर्फ हुआ करती थी उस पर वे घंटों बैठे रहते थे और आकृतियां उकेरते रहते थे। तो इस तरह का जुनून उनके अंदर चित्रकला को लेकर था। उनका बचपन बहुत घनघोर आर्थिक बदहाली और नैराश्य में बीता। उनकी ही एक पंक्ति से इसे समझा जा सकता है जब वे लिखते हैं कि मुझे शेर का निवाला बना दे हे ईश्वर, मुझे शेर का निवाला बना दे हे ईश्वर, या फिर एक खरगोश मेरे पेट के लिए दे दे। उन्होंने विपुल साहित्य रचा है, पर उनकी जो सर्वाधिक चर्चित कृति है उसका नाम है द प्रॉफिट। और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को बांटने के लिए एक अलग से इसका संस्करण जो है प्रकाशित किया गया था। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। और एक मोटा मोटा अनुमान हम जो पढ़ा है उससे लगाएं तो सन 2000 तक द प्रॉफिट की जो उनकी किताब है उसकी 1 करोड़ से ऊपर प्रतियां उसकी बिक चुकी हैं। एक अंदाज लगाइए कि बोध कथा, नीति कथा, सूक्तियां, लघु कथा, कविता, क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने। तो कुछ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। 1-2 उनकी सूक्तियां हैं, देखिए आप। नफरत एक मरी हुई चीज है, नफरत एक मरी हुई चीज है, तुम में से कौन इसकी कब्र बनना चाहेगा। एक और देखिए आप। वास्तविकता यह है कि हम सिर्फ खुद से बात करते हैं, वास्तविकता यह है कि हम सिर्फ खुद से बात करते हैं, कभी कभी इतनी तेज आवाज में कि दूसरे भी हमें सुन सकें। और एक अंतिम सूक्ति मैं पढ़ रहा हूं, इसके बाद उनकी एक छोटी सी 2 लघु कथाएं पढ़ूंगा। कि संभवतः शंख की परिभाषा समंदर के अनुसार मोती है, संभवतः कोयले की परिभाषा काल के अनुसार हीरा है। और एक और अंतिम सूक्ति कि सौंदर्य के आगे न धर्म है न विज्ञान, सौंदर्य के आगे न धर्म है न विज्ञान। और आइए ऐसे ही सौंदर्य से भरी हुई 2 छोटी छोटी लघु कथाएं मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली लघु कथा है प्रेम गीत। एक बार एक कवि ने एक प्रेम गीत लिखा और यह गीत बहुत सुंदर था। इस गीत को उसने कई प्रतियों में तैयार किया और अपने दोस्तों और परिचितों को भेजा, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। इस प्रेम गीत को उसने उस युवा स्त्री को भी प्रेषित किया जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था और जो पहाड़ी के उस पार रहती थी। और फिर 1 या 2 दिन बाद ही उस युवा स्त्री का संदेशवाहक उसके पत्र को लेकर आ गया और अपने पत्र में उसने लिखा था, मेरा विश्वास करो, इस प्रेम गीत ने जो तुमने मेरे लिए लिखा है मेरे हृदय का स्पर्श किया है। अब तुम आकर मेरे माता पिता से बात करो ताकि हम अब सगाई कर सकें। और इस कवि ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा, दोस्त, यह प्रेम गीत एक कवि के हृदय से निकला है जिसे प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री के लिए गाता है। और उस स्त्री ने फिर उसे पत्र लिखा, पाखंडी और झूठे, अब से लेकर मृत्यु पर्यंत मैं तुम्हारी वजह से तमाम कवियों से नफरत करूंगी। तो एक ये लघु कथा थी। एक और बड़ी अच्छी छोटी सी लघु कथा है जो मैं अंत में पढ़ना चाहता हूँ। कवि शीर्षक है इसका। 4 कवि उस कटोरे के इर्द गिर्द बैठे हुए थे जो कि एक टेबल पर रखा हुआ था। 4 कवि उस कटोरे के इर्द गिर्द बैठे हुए थे जो कि एक टेबल पर रखा हुआ था। पहले कवि ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से अंतरिक्ष में फैलती शराब की सुगंध को देख सकता हूँ, मानो किसी जादुई अरण्य में चिड़ियों का झुंड मंडरा रहा हो।
पहले कवि ने कहा, मुझे लगता है मैं अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से अंतरिक्ष में फैलती उस शराब की सुगंध को देख सकता हूँ, मानो किसी जादुई अरण्य में चिड़ियों का झुंड मंडरा रहा हो। दूसरे कवि ने अपना सिर ऊपर उठाया और बोला, अपने आंतरिक कान की मदद से मैं इन परिंदों को गाते हुए सुन सकता हूँ। इस संगीत ने मेरे हृदय को अपने वश में कर लिया है, जैसे सफेद गुलाब की पंखुड़ियां मधुमक्खी को लुभाती हैं। तीसरे कवि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए बोला, मैं अपने हाथों से इन परिंदों को छू सकता हूँ। मैं इनके पंखों को महसूस कर सकता हूँ, मानो किसी निद्रामग्न परी की सांसें मेरी उंगलियों का स्पर्श कर रही हों। इसके बाद चौथे कवि ने शराब से भरे हुए कटोरे को उठाते हुए कहा, उफ दोस्तों, मेरी नजरें, श्रवण और स्पर्श करने की क्षमता कितनी कमजोर है। मैं ना तो इस शराब की सुगंध को देख सकता हूँ, ना उसके गीत को सुन सकता हूँ और ना ही उसके पंखों की सरसराहट को महसूस कर पा रहा हूँ। इसलिए अब मुझे इस शराब को पीना चाहिए ताकि यह मेरी इंद्रियों को सक्रिय कर सके और मुझे आप सबकी उदात्त ऊंचाई तक पहुंचा सके। और फिर उसने शराब के कटोरे को अपने होठों से लगाया और खाली कर दिया। तीनों कवियों के मुंह खुले के खुले रह गए और उन्होंने चकित होकर चौथे कवि की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक प्यासी किंतु संगीतहीन कर्कश घृणा दिखाई दे रही थी।